एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने बिरसा मुंडा जयंती पर मध्य प्रदेश के शहडोल में आयोजित आदिवासी अधिकार दिवस को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के प्रमुख आतिथ्य वाले जनजातीय गौरव दिवस को छलावा करार दिया। साथ ही आदिवासियों के अधिकारों के लिए बने विभिन्न कानूनों के क्रियान्वयन में लापरवाही को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जमकर खबर ली। अजाक्स संघ, बिरसा मुंडा, कोयतुर समाज, गोंडवाना अधिकारी कर्मचारी संघ और संभागीय मूल निवासी संयुक्त सामाजिक संगठन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम से पूर्व शहर में बाइक रैली भी निकाली गई। इस रैली में शामिल समस्त लोगों का विजय मानकर ने हाथ हिलाकर अभिनंदन किया। इसके बाद शाम 6 बजे से शहडोल के मेडिकल कॉलेज ग्राउंड के पास चापा रोड पर विशाल महासभा संपन्न हुई, जहां सबसे पहले एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बस्तर के प्रसिद्ध रेलापाटा नृत्य के माध्यम से भव्य अभिनंदन किया गया। इसके उपरांत विजय मानकर ने आदिवासी अधिकार दिवस के तहत आयोजित महासभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक कमला सिंह परस्ते, फतेह बहादुर मरकाम, राम कुमार पनीका, बुद्धदेव श्यामजी, वरिष्ठ सामाजिक विचारक बीएस धुर्वे, सेवानिवृत्त प्राध्यापक रंजीत सिंह धुर्वे, आयोजन समिति के प्रमुख केपी वट्टी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। जिंदाबाद 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 आज 15 नवंबर बिरसा मुंडा जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज आदिवासी अधिकार दिवस, आदिवासी अधिकार महासभा का आयोजन हम लोगों ने किया है। आप लोगों के विशेष विनंती पर मैं अपना शेड्यूल मैच कर आप लोगों के बीच आया और आप लोगों के बीच आकर मैं बहुत ज़्यादा आनंदित महसूस कर रहा हूँ, खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के बीच उन धरती के महान आदिवासियों के बीच आया जिनकी वजह से ये धरती और जल जमीन बची हुई है 50,000 साल से। आज बिरसा मुंडा जी की जयंती है। बिरसा मुंडा जी से यदि हम कुछ सीख सकते हैं तो ये सीख सकते हैं कि एक युवा आदिवासी, एक आदिवासी युवा 1874 में जिनका जन्म हुआ, 1900 में वो शहीद हुए। 19 साल की उम्र से लेकर 27 साल 6 महीना और 11 दिन का लगभग जो समय है, इसमें बिरसा जी ने जो एक परिपक्वता दिखाई, एक सोच की, विचार की जो परिपक्वता दिखाई और अपने जीवन को एक आंदोलन में परिवर्तित किया। क्या बिरसा जी का आंदोलन था? बिरसा जी का आंदोलन जो झारखंड के चलकत से चलकर
पूरे झारखंड में फैला और आज पूरे देश में जिनकी बात लोग कर रहे हैं, वो बिरसा जी का आंदोलन बेसिकली अंग्रेज सरकार के खिलाफ नहीं था। आज भोपाल के छलावा सम्मेलन में, आज भोपाल में एक छलावा सम्मेलन हुआ है। मध्य प्रदेश के आदिवासियों के साथ छलावा करने का काम देश के प्रधानमंत्री के छत्रछाया में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मामूगिरी करने का काम किया है। उनको आप मामा कहते हैं, मैंने कहा मामा आजकल मामूगिरी करने लग गए हैं। मामा क्या करने लगे हैं? मामूगिरी करने लगे, यानी झूठ, फरेब, उजूल फजूल जुमलेबाजी जो सही नहीं है उसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश से गाड़ियों में आदिवासियों को बैठाकर पैसा देकर सरकार के बजट के पैसे से बीजेपी का झंडा लगाकर भोपाल में लेकर गए। चलो अच्छी बात है। तो मैंने सोचा कि भाई जब भोपाल में लेकर गए तो प्रधानमंत्री कुछ अच्छी बात बोलेंगे। आपके बीच में जो 15-20 मिनट मैं देरी से आया उसका एक कारण यह है कि मैं मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के दोनों के भाषणों का एनालिसिस सुन रहा था कि आज ये बोले क्या है। तो अब मैं जो भी मेरा भाषण दूंगा, मैं मेरा भाषण देश और दुनिया के महान आदिवासियों के लिए हरदम देता हूं, आज भी दूंगा। उस महान गोंडवाना को बनाने वाले, महान संस्कृति और सभ्यता को बनाने वाले, प्रकृति और इंसानियत को बनाने वाले, उस महान सभ्यता को जो हमारे 15 करोड़ आदिवासियों ने इस गोंडवाना में बनाया, उनके लिए मेरा भाषण हरदम समर्पित रहता है, आज भी समर्पित रहेगा। मेरा भाषण हरदम शंभू शेख कुपार लिंगदेव जी के लिए संबोधित होता है, उनके लिए संबोधित रहेगा। लेकिन उसके साथ आज मेरा संबोधन नरेंद्र मोदी जी की क्लास लेने के लिए विशेष है। और नरेंद्र मोदी जी की क्लास में 2024 में पूरे बीजेपी वालों की क्लास में 24 में संसद में जाके पार्लियामेंट में लेने वाला हूं, इसकी चिंता आप मत कीजिए। लेकिन क्योंकि आज संसद जाने के पहले जिस प्रधानमंत्री के जुबान पर, जिस जुमलेबाज प्रधानमंत्री के जुबान पर विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त पर जिस प्रधानमंत्री ने आदिवासियों के अधिकार पर एक बात नहीं की, 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में जो प्रधानमंत्री कभी मानवाधिकारों का जिक्र नहीं करते, आज वो प्रधानमंत्री भोपाल में आए, अच्छा लगा। मैं शिवराज सिंह चौहान जी के जुबान से और प्रधानमंत्री जी के जुबान से कुछ अच्छी बातें सुनना चाहता था। अगर ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम जय शिवा और जय जोहार और जय गोंडवाना ही सुनना चाहता था। लेकिन पूरा भाषण दोनों का सुनने के बाद मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों ने जो आज मानव अधिकारों की बात नहीं की, आदिवासियों के अधिकारों की बात नहीं की, पेशा कानून की बात नहीं की, पेशा अधिनियम की बात नहीं की, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 की बात नहीं की, MMDRA एक्ट 1957 और DMF रूल्स की बात नहीं की, पंचायती राज अधिनियम और लैंड रेवेन्यू कोड मध्य प्रदेश के उसमें संशोधन की बात नहीं की,
ग्राम सभाओं को अधिकार देने की बात नहीं की, भूमि से विस्थापित हो रहे आदिवासियों के अधिकार और उनके रिसेटलमेंट की बात नहीं की। और इस भारत के अंदर, इस गोंडवाना के अंदर जिन आदिवासियों के जमीन में 10,000 लाख करोड़ की संपत्ति है, उसमें 15-20% का शेयर होल्डिंग राइट देने की बात नहीं की। इसलिए मैं दोनों को आज देश का सबसे बड़ा झूठा घोषित कर रहा हूं। तो इसलिए आज मेरा भाषण नरेंद्र मोदी जी की क्लास के लिए होगा। और क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी ने जय श्री राम कहा, तो कहे कोई बात नहीं, जिसको जो कहना कहे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि भाई आपको जो मानना है मानो, लेकिन हमारा राम से क्या वास्ता है। हम तो पुदमूल राजा रावण को मानने वाले लोग हैं। हम तो उस मानी ज्ञानी और स्त्री को सम्मान करने वाले कोया पुनेम के महान प्रचारक रावण और महिषासुर को मानने वाले लोग हैं। शंभू शेख और गोपाल लिंगो जी को मानने वाले लोग हैं। आपको जो कहना है कहिए, राम से हमारा क्या वास्ता। आपको जो मानना है मानिए, राम से हमारा क्या वास्ता। कोई वास्ता नहीं है, बोलो यार। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी, आपको गोंडवाना का इतिहास नहीं मालूम, आपको गोंडवाना की सभ्यता नहीं मालूम, आपको संयुक्त राष्ट्र क्या कहता है ये नहीं मालूम, क्योंकि काली टोपी वालों ने आपका क्लास संघ की शाखा में चड्डी पहनाकर ठीक से नहीं लिया। तो इसलिए आज का मेरा भाषण आदिवासी की सभ्यता और संस्कृति पर तो रहेगा, आदिवासियों के अधिकारों पर भी रहेगा, लेकिन इनके जैसे जो नासमझ लोग हैं उनके लिए भी मैं कुछ अच्छी बातें उद्बोधन की करना चाहूंगा। साथियों, कुछ लोग कहते हैं मैं पानी पीऊंगा नहीं, 1 घंटा इनको पानी पिलाऊंगा, उसके बाद में फिर देखेंगे। साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि ये देश भारत है। ठीक है, संविधान में हम सम्मान करते हैं, देश का नाम भारत है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंडिया दैट इज भारत है। ठीक है, हम संविधान सम्मान करते हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। क्या सच है? क्या भारत की सभ्यता है? क्या भारत की संस्कृति है? कौन वो पहला इंसान है? कौन सा वो पहला समाज है जिसने इंसानियत को समझा, जिसने प्रकृति को समझा, जिसने स्त्रियों को सम्मान दिया, जिसने सबको साथ में कैसा जीना, संपत्ति का साथ में बंटवारा करके जो है वो सिखाया। किसने सिखाया कि गोकुल व्यवस्था क्या होती है, गण व्यवस्था क्या होती है, डेमोक्रेसी की प्राथमिक चीजों को किसने सिखाया? एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, गण पद्धति में किसने ये सिखाया कि पर्यावरण महत्वपूर्ण है? मैं ये कहता हूं कि ये सिखाने वाला समाज, ये सिखाने वाले लोग पूरे देश में और दुनिया में भी, ये देश के और दुनिया के वो महान आदिवासी है, वो महान आदिवासी। और आज आप मजे की बात देखिए, आज सारे लोग पर्यावरण की बात कर रहे हैं, जेंडर राइट्स की बात कर रहे हैं, आज सारे लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन देश के अंदर ये काम करने वाले, ये बात बताने वाला सबसे पहला इंसान वो देश का आदिवासी है। तो देश के अंदर बहुत सालों तक इस देश के लोगों का ये मानना था, और विदेश में भी,
चाहे ब्रिटिश हो, पोर्चुगीज हो, फ्रेंच हो, डच हो, इन लोगों का ये मानना था कई सालों तक कि भाई ये जो जंगलों में रहते हैं वो लोग तो नासमझ है, ऐसा लोगों का उनका मानना था। ब्रिटिशर्स का मानना था, डच का मानना था, फ्रेंच का मानना था, पोर्चुगीज का मानना था, और देश के जो लोग, यहां तक कि गांधी जी ने उन्हें गिरिजन कहा। तो बिरसा मुंडा जी का आंदोलन झारखंड में केवल अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, जिसको बिरसा जी ने उलगुलान कहा, वो उलगुलान केवल अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था। संताल विद्रोह, कोल विद्रोह, ये जो हमारे अभी सब नाम लिए, मैं आ रहा था तो यहां जो नामों का उल्लेख हो रहा था, ये सारा विद्रोह केवल अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था। किस चीज के खिलाफ वो विद्रोह था? किस चीज के लिए वो आंदोलन था? ढीकुओं के खिलाफ वो विद्रोह था। ढीकू कौन? ढीकू वो ढीकू जो आदिवासी की जमीन और आदिवासी की सभ्यता पर, संस्कृति पर अतिक्रमण कर रहे थे। वो ढीकू जो आदिवासी की जमीन को छीनना चाह रहे थे। वो ढीकू जो आदिवासियों को धर्मांतरित करना चाह रहे थे, चाहे वो जो भी धर्म में हो। वो ढीकुओं के खिलाफ बिरसा जी का आंदोलन था। लेकिन बिरसा जी का आंदोलन किस चीज के लिए था, उसको समझना बहुत जरूरी है। और एक 27.5 साल के युवा आदिवासी, 25 साल के युवा आदिवासी युवक की सोच। मैं एक युवा नेता हूं। आप लोगों ने मुझे कहा, अभी मैं जब आ रहा था तो मैंने एक स्लोगन सुना आपके मुंह से कि विजय मानकर आए, गोंडवाना के शेर आए। शायद ऐसा कुछ नारा आप लोगों ने लगाया। क्या ये बात सही है? आप लोगों ने कहा, मैंने पहले बार सुना है। क्या ये बात सही है? आप मुझे गोंडवाना का शेर बोल सकते हैं, मैं गोंडवाना का आधुनिक रावण हूं। मैं गोंडवाना का आधुनिक रावण हूं। मैं वही बात करने आया हूं जो शंभू शेख जी ने की, कुपार लिंगो जी ने की, रावण ने की, महिषासुर ने की, हमारे ये तमाम जो बड़े बड़े लीडर्स थे बिरसा जी तक, और बाद में ये भोपाल का जो है गोपाल शाह, आज ही हमको बता रहे थे, बग बुलंद शाह, रानी दुर्गावती, ये कई नाम हैं, दर्जनों नाम निकल जाएंगे, उनकी बात नहीं करने आए। बिरसा जी का आंदोलन किस लिए था, ये समझना जरूरी है। बिरसा जी का आंदोलन ये दो चीजें के लिए था। और 25 साल के युवक को जब मैं पढ़ रहा था तो मैं बहुत प्रेरित हो गया। मेरे आंख से बहुत आंसू निकले उस दिन जब मैं किताब बिरसा जी के डिटेल रिसर्च को पढ़ रहा था। उस 2 दिन 3 दिन मेरे आंखों से बहुत आंसू निकल रहे थे बार बार कि 25 साल का युवक इतना मैच्योर्ड कैसे हो सकते हैं। क्या कहते हैं बिरसा? महानायक, धरती के आबा बिरसा मुंडा जी कहते हैं कि हमारा आंदोलन ये तीर कमान से हल नहीं होगा। यदि तीर कमान और किसी की जान लेकर ही अगर हमको ये काम करना पड़ा तो हम लोग जेल में रहना पड़ेगा, उससे हमारे आंदोलन का समाधान नहीं आएगा। तो हमारा समाधान कैसे आएगा? 2 बातें बिरसा मुंडा जी ने महत्वपूर्ण कही कि हमारा आंदोलन ये आदिवासी संस्कृति, आदिवासी पहचान, आदिवासी अधिकार और आदिवासी राज के लिए है। आदिवासी राज के लिए है। फिर रिपीट कर रहा हूं, बिरसा जी के इस बात को हमें याद रखना है कि हमारा आंदोलन आदिवासी की संस्कृति, आदिवासी की पहचान, आदिवासी के अधिकार और आदिवासियों के
राज मिलाने के लिए है। यही मेरा आपको संदेश है, यही मेरा आपको संदेश है। एंड ही वाज सच एन एक्सेलेंट यूथ एट द एज ऑफ ओनली 27 years and 6 months and 11 days. He decided to become a martyr. 27.5 साल की उम्र में वो शहीद हो गए, हंसते हंसते वो शहीद हो गए। महानायक बिरसा जी के इस आंदोलन से भारत के अंदर, गोंडवाना के अंदर कई नेता हुए, लेकिन एक नेता का नाम हमको और याद करने की जरूरत है। उन नेता का नाम है जयपाल सिंह जी। कौन जयपाल सिंह जी थे? जयपाल सिंह जी कौन थे? जयपाल सिंह जी ये भारत की हॉकी के पहले उस टीम के कप्तान थे जिसको ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिला, जिसको ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिला। जयपाल सिंह जी वो ट्राइब के लीडर थे जो 6 बार लोकसभा का चुनाव लड़े, 6 बार जीते, एक भी बार वो लोकसभा का चुनाव नहीं हारे, एक भी बार लोकसभा का चुनाव वो नहीं हारे। लेकिन जयपाल सिंह जी केवल ये नहीं थे। दूसरी 2 महत्वपूर्ण बातें जो जयपाल सिंह जी के विषय में हमको याद रखनी है। कौन सी चीजें याद रखनी है? एक, जयपाल सिंह जी ऑक्सफोर्ड रिटर्न थे, इकोनॉमिक्स में एमए थे और अपनी आगे की पढ़ाई, पीएचडी की पढ़ाई, बीएससी की पढ़ाई उन्होंने हॉकी के टीम को गोल्ड मेडल जिताने के लिए वहां छोड़ी। लेकिन वो ऑक्सफोर्ड में एमए कर रहे थे इकोनॉमिक्स में। ये एक बात है जो हमें ध्यान में लेनी है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जयपाल सिंह जी की है जिसे हमें ध्यान रखना है। जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी के वो पहले लीडर हैं आधुनिक भारत में जिन्होंने कानून के रास्ते, संविधान के रास्ते आदिवासियों के अधिकारों को सेटल करने के लिए, इंडिजिनस राइट्स को सेटल करने के लिए ठक्कर बाबा और बरदोली जो 2 कमेटी संविधान बनते वक्त बनी थी, जिनके वजह से 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची बनी, उसको सेटल करने के लिए जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही थी। जयपाल सिंह मुंडा जी का दिसंबर 1948 का व्यू कि भारत के आदिवासी ये मूल निवासी है, ये एबॉरिजिनल ट्राइब्स है, ये दिसंबर 1948 में भी सही था, आज भी सही है और शायद आने वाले बहुत लंबे अरसे तक सही रहेगा, बहुत लंबे अरसे तक सही रहेगा। जयपाल सिंह जी ने जिस बात को कहा कि ट्राइबल्स आर दी एबॉरिजिनल ट्राइब्स और हिंदी में उनको आदिवासी लिखा जाना चाहिए संविधान में, ये देश के एबॉरिजिनल ट्राइब्स हैं, इस बात को उसके पहले कनाडा के संविधान ने माना, न्यूजीलैंड के संविधान ने माना, बाद में उस बात को संयुक्त राष्ट्र ने माना और आज दुनिया में 70 से ज्यादा देशों में ये इंडिजिनियस पीपल है, एबॉरिजिनल ट्राइब्स है, इस बात को संयुक्त राष्ट्र ने डिक्लेयर किया और दुनिया के 20 संविधान में एबॉरिजिनल ट्राइब्स या इंडिजिनियस राइट्स का सेटलमेंट हुआ है।
करते हैं, देश के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो हमें इस बात को देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। किस बात को देखने और समझने की जरूरत है कि संविधान बनने से लेकर आज तक, संविधान बनने से लेकर आज तक आदिवासियों के जो अधिकार देश में सेटल होना चाहिए था, उसका सेटलमेंट प्रॉपर वे में नहीं हुआ है, सही ढंग से उसका सेटलमेंट नहीं हुआ है। और इस संदर्भ में दो ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है। क्या वो चीजें हैं? संयुक्त राष्ट्र ने आदिवासियों के कौन से अधिकार, ये इंडिजिनियस राइट्स है, मूल निवासियों के अधिकार है, इसके लिए दो कोवेनेंट एंड कन्वेंशंस को, इंपॉर्टेंट कोवेनेंट्स एंड कन्वेंशंस को डिक्लेयर किया। कौन से वो कोवेनेंट एंड कन्वेंशंस है? एक है 107 ILO कन्वेंशन, दूसरा है 169 ILO कन्वेंशन। 107 ILO कन्वेंशन ये उतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने बाद में 169 ILO कन्वेंशन को डिक्लेयर किया। हमारे देश ने 107वें ILO कन्वेंशन को तो साइन किया, लेकिन 169वें 169 ILO कन्वेंशन को साइन नहीं किया। ध्यान दीजिए, साइन नहीं किया। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने पिछले 13 साल पहले 2007 में फिर एक UN डिक्लेरेशन को डिक्लेयर किया। क्या वो डिक्लेरेशन है? UN डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल, UN डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल, यानी दुनिया के जो मूल निवासी लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनके अधिकार क्या क्या है, उसको और ज्यादा विस्तारित किया। 2007 के डिक्लेरेशन को इंडिया ने साइन किया। 1969 के कन्वेंशन को इंडिया ने साइन नहीं किया। इसी तरह का एक डिक्लेरेशन UN ने 1994 में 1994 में डिक्लेयर किया था। उसके बाद 1995 में भूरिया कमेटी बनी। उस भूरिया कमेटी ने भी कुछ बातों को देश के अंदर कहा कि 6वीं सूची का मॉडल 5वीं सूची में लागू किया जाना चाहिए। ये भूरिया कमेटी का बेसिक रिकमेंडेशन था कि दी provisions of the 6th schedule should be implemented to the 5th schedule of the constitution. This was the recommendation, major recommendation of the Bhuria committee. भारत की संसद को देश के आदिवासियों की फिक्र पहली बार 1996 में हुई। 1996 में पहली बार भारत की संसद को, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, पहली बार देश के आदिवासियों की चिंता हुई। वो चिंता कोई इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी की वजह से नहीं हुई। वो चिंता भारत की संसद को यूनाइटेड नेशंस की वजह से करना पड़ा, UNO की वजह से, संयुक्त राष्ट्र की वजह से करना पड़ा। दिसंबर 1996 को पेसा लॉ बना, पेसा लॉ इंप्लीमेंट हुआ। 15 साल हुए। 10 राज्यों में शेड्यूल्ड एरियाज हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, आंध्रा,
महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, 10 राज्यों में शेड्यूल्ड एरिया है जहां 5वीं अनुसूची लागू होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज तक 10 के 10 राज्यों ने पेशा नियमों को नहीं बनाया, पेशा नियमों को नहीं बनाया। इन बातों को आपको गंभीरता से समझना होगा। ये बातें मैं बार बार क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं देश का पहला लीडर हूं पूरे भारत के इतिहास में जिसने भारत की संसद को आदिवासियों के अधिकारों को, दूसरे पीढ़ी के अधिकारों को संसद में लाने के लिए 2 बिल बनाकर दिए हैं। ये मेरे वो 2 बिल की कॉपी है जो मैंने संसद को दी। और क्या मेरे बिल बात करते हैं? और आज इस 26 जनवरी को मैंने इन 10-11 राज्यों को पिटीशन किया। ये उस पिटीशन की कॉपी है कि पेशा नियम कैसे बनाए जाने चाहिए। मैं 26 जनवरी को दिया। 6 जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश की सरकार को होश आया, उसकी नींद खुली, उसने पेशा नियमों की ड्राफ्ट कॉपी बनाई। कौन सी कॉपी बनाई है? ड्राफ्ट कॉपी, जिसको आप प्रस्तावित बोल सकते हैं कि प्रस्तावित है कि नियम कैसे बने। अब आज शिवराज सिंह जी चौहान को भोपाल में इस कॉपी को हाथ में लेकर खड़ा होना चाहिए था। मेरा ऐसा मानना है कि आज शिवराज सिंह चौहान जी को भोपाल में उन्हीं के सरकार के इस नियम की प्रस्तावित कॉपी को लेकर खड़ा होना चाहिए था और बताना चाहिए था कि हम मध्य प्रदेश के आदिवासियों के लिए ये अधिकार देंगे। ये बात शिवराज सिंह चौहान जी को आज करना चाहिए था। नरेंद्र मोदी जी अगर आए तो मेरे ये 2 बिल जो भारत के इतिहास में, देश के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं बनाए, जो यूएन के ये तमाम कोविड-19 कन्वेंशंस की बात को संविधान में इनकॉर्पोरेट करने का, आर्टिकल टू आर्टिकल, क्लॉज टू क्लॉज, सब क्लॉज टू सब क्लॉज, शेड्यूल टू शेड्यूल एंड लिस्ट टू लिस्ट जो है प्रोविजन करते हैं। और उसके अलावा भी मैंने कई बातें इसमें रिकमेंड की है। इस बिल को लेकर प्रधानमंत्री जी को खड़ा होना चाहिए था और कहना चाहिए था कि हम आदिवासियों के लिए ये काम करने के लिए तैयार है। अगर प्रधानमंत्री जी आज आदिवासी के गौरव के लिए आए तो मेरी इस पिटीशन को 2019 की लेकर खड़ा होना चाहिए था, जो मैंने भारत सरकार को की है और संसद को की है, ये कहने के लिए ये कहने के लिए कि देश के 15 करोड़ आदिवासी 2021 की जनगणना में अपने धर्म को हिंदू नहीं लिखाना चाहती, अपने धर्म को हिंदू नहीं लिखाना चाहती। आप जो लिखाना है लिखाओ। वो चाहती है अपने कॉलम को, अपने ट्राइबल कोड को कि 2021 की जब जनगणना हो तो एक अलग से हमारे लिए कॉलम हो जिसमें हम चाहे तो सरना लिखाए, हम चाहे तो कोई अपने में लिखाए, हम चाहे तो जॉनी पढ़े। तो अमित शाह जी को जनगणना के अंदर आदिवासियों के लिए कॉलम बनाते नहीं आ रहा। मोदी जी को एक कॉलम नहीं बनाते आ रहा है। शिवराज सिंह चौहान को इस छत्तीसगढ़ के अंदर पेशा नियम बनाते नहीं आ रहे हैं
और कह रहे हैं हम आदिवासियों का गौरव करेंगे। अरे मामा, मामूगिरी बंद करो, मामूगिरी बंद करो। और आपके सरकार के मंत्रियों को और आईएएस अधिकारियों को नियम नहीं बनाने आता तो 10 दिन के लिए मुझे भोपाल बुला लो और फिर देख लो कि मध्य प्रदेश में कैसे होगा। और अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूं, उनको बोल रहा हूं जो भोपाल में बैठे हुए। नहीं, हमको तो गोंडी आती है। अभी 40 लाख के ऊपर लोग देश में गोंडी बोलते हैं। बैठे, आने दीजिए, कोई चिंता मत कीजिए, उनकी चिंता मत कीजिए, वो सारे मेरे अपने दोस्त हैं, वो मुझे मिलने आते हैं। मुझे आप बैठिए, कोई चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं है, मेरे हर भाषण में आते हैं और आगे रहे कि मैं उन्हीं का नेता हूं। बराबर है ना? मैं उनका नेता हूं जिनका कोई नहीं है देश में, जिनका कोई नहीं है। उन जंगल में रहने वालों का, उन गांव में रहने वालों का, उन गरीबों का नेता विजय मानकर है। 40 लाख के ऊपर लोग गोंडी बोलते हैं, 20 लाख के ऊपर मुंडारी बोलते हैं, वो बोलते हैं, सादरी बोलते हैं, 90 लाख के ऊपर भीली बोलते हैं, भील। फिर कोलावी बोलेंगे, कई ट्राइबल लैंग्वेजेस से बोलते हैं। संस्कृत ये कहते हैं हमारी बहुत बड़ी भाषा है, संस्कृत बड़ी एंशिएंट लैंग्वेज है। तो मैंने एक दिन भागवत जी को बोला, भागवत जी थोड़ा शर्म करो, काली टोपी वाले हो, समझ जाओ, थोड़ा शर्म करो। अरे हमारी गोंडी नहीं होती, मुंडारी नहीं होती, फिर संस्कृत पैदा नहीं होती थी इस इंडिया के। गोंडी इज अ प्री द्रविडियन लैंग्वेज। द्रविडियन लैंग्वेज का 6000 वर्ष पूर्व। गोंडी का एज उससे पहले का, मुंडारी का एज 3500 साल से पहले, लगभग 4000 साल पहले। संस्कृत का एज 3500 साल इंडिया में, उसके पहले ईरान में, अफगानिस्तान में, किर्गिस्तान में, उसके पहले का प्रोटो संस्कृत अलग। 300 के ऊपर वर्ष संस्कृत में गोंडी से लिए गए, मुंडारी से लिए गए। अरे ये गंगा वर्ड भी जो है ना, ये मुंडारी का वर्ड है। गंगा, गंगा वर्ड मुंडारी का वर्ड है। तो 15,000 से ऊपर लोग संस्कृत नहीं बोलते, 25 लाख से ऊपर लोग सिंधी नहीं बोलते, 40 लाख 50 लाख के ऊपर लोग कोंकणी नहीं बोलते। ये सारी भाषाएं 8वीं अनुसूची में है, लेकिन गोंडी को, मुंडारी को, भीली को 8वीं अनुसूची में डालने के लिए मोदी सरकार तैयार नहीं है। जनगणना में हमारा कॉलम बनाने के लिए मोदी सरकार तैयार नहीं है। और जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्या महत्वपूर्ण मुद्दा है? आज भी मुझे कहा, पूरे देश के आदिवासी बताते हैं, मैं सुनता हूं, मुझे बड़ा दुख होता है। कहते हैं सर यहाँ माइन स्कूल गई, हमको हटा दिया, कुछ नहीं दिया, 50,000 1 लाख दिया, 5 लाख दिया, और बोला जाओ उधर थोड़ी सी जमीन दी, उधर रहो, नौकरी नहीं दी, कोई पैसा नहीं दिया। यहाँ रिलायंस का प्रोजेक्ट आया, वहां पर भी बताया, और कौन कौन से प्रोजेक्ट आए, टाटा का है, कौन सा आया, और माइन साहब बोले 50-60 हजार लो, 1 लाख रुपए लो, चपरासी की नौकरी लो, चले जाओ, आपको कोई अधिकार नहीं मिलेगा। अरे यार मजाक है। जिस आदिवासी ने 50,000 साल से ज्यादा इस धरती को संभाला, तुम्हारे जल जमीन जंगल को संभाला, तुम उसकी जमीन अंबानी को देते हो, अडानी को देते हो, अग्रवाल को देते हो, और उसका कमीशन बीजेपी वाले खाते हो। और बिटकॉइन में ट्रांसफर करते हो। कर्नाटका में निकला। आप ये मत समझो कि हमको नहीं मालूम, हमको भी मालूम चलता है, बोलते कम है, इसलिए ये मत समझो कि हमको नहीं मालूम। और जो आदिवासी है उसको आप जमीन के एवज में अच्छी जमीन नहीं देते,
मार्केट रेट से उसको जमीन का मुआवजा नहीं देते, तो उसको घर नहीं बना के रिसेटलमेंट करते, सरकारी नौकरी नहीं देते। अगर सरकारी नौकरी नहीं देते तो प्राइवेट सेक्टर में अच्छे कंपनी में अच्छे पोस्ट पे कम से कम जॉब देना चाहिए, वो नहीं देते। और आप अंबानी, अडानी को, अग्रवाल को लाखों करोड़ रुपए की माइंस को दे रहे हो। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इस देश के आदिवासी को आप 15-20% का शेयर होल्डर कब बनाओगे? कब शेयर होल्डर बनाओगे? तो मैं देश का पहला लीडर हूं जिसने 2007 से 8 से ये कहना चालू किया, और मेरा आपसे ये वादा है, ये वादा मैं अमूरकोट की इस भूमि से, गोंडवाना के महान कल्चर की भूमि से कर रहा हूं कि मैं जब तक स्वस्थ रहूंगा, मैं जब तक जिंदा रहूंगा, और मेरी सरकार जब बनेगी तब बने, लेकिन मैं जिस दिन संसद जाऊंगा बीजेपी और कांग्रेस के लोगों को डांस करवा दूंगा, लेकिन इस देश के आदिवासियों, इस देश के आदिवासियों के जो अधिकारों का हनन, जो जल जमीन जंगल उनसे छीनी जा रही है, जो गैर आदिवासी बनाने का षड्यंत्र किया जा रहा है, उस काम को मैं देश में होने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा आप लोगों से है। और मेरी एक बात आप अच्छे से ध्यान में रखें, जिस दिन मेरे ये बिल भारत के संविधान में आ जाएंगे, मेरे ये पिटीशन पैसा नियमों पर, उसके अनुसार पैसा नियम बनेंगे, तो मेरी एक बात अच्छे से याद रखना। क्या बात याद में रखना? कि उस दिन इस देश का सबसे अमीर आदमी, उस दिन इस देश का सबसे अमीर आदमी ये अंबानी नहीं होगा, आदिवासी ये देश का सबसे अमीर इंसान है, जिसको मैं मूल निवासी बेल्ट कहता हूं। बंगाल के 24 परगना से लेके गुजरात के डांग जिलों तक, बांसवाड़ा तक, राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर तक, जिसे मैं मूल निवासी बेल्ट कहता हूं, उस मूल निवासी बेल्ट में भारत की टोटल खनिज संपदा की 70% खनिज संपदा ये आदिवासियों के जमीन के अंदर है। किसके जमीन के अंदर है? जोर से कहो, किसके जमीन के अंदर है? और जल जमीन जंगल का मालिक कौन है? जल जमीन जंगल का मालिक कौन है? अंबानी है क्या? अडानी है क्या? अग्रवाल है क्या? मोदी है क्या? चौहान है क्या? कौन मालिक है? सुन लो मोदी जी, ये मध्य प्रदेश के आज के ही 15 नवंबर को मध्य प्रदेश का आदिवासी कह रहा है, छत्तीसगढ़ का आदिवासी कह रहा है, झारखंड का आदिवासी कह रहा है कि ये मालिक जल जमीन जंगल के हम हैं, और अगर हम जल जमीन जंगल के मालिक हैं तो इसका 20-25% शेयर होल्डिंग राइट भी हमको मिलना चाहिए। तो ये पैसा नियमों में आज भी मध्य प्रदेश सरकार ये अधिकार नहीं देना चाहती, ग्राम सभा को आज भी ये अधिकार नहीं देना चाहती कि ग्राम सभा चाहे तो निर्णय ले कि हमको जमीन देंगे या जमीन नहीं देंगे। ये अधिकार केवल ग्राम सभा को होना चाहिए, और अगर ग्राम सभा कहती है कि जमीन नहीं देंगे हमारी गांव की, तो सरकार ने वो प्रोजेक्ट छोड़ देना चाहिए। और अगर ग्राम सभा कहती है कि जमीन देंगे, तो फिर जमीन के एवज में जमीन, मार्केट रेट से पैसा, घर, एक अच्छी नौकरी
और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण 10, 15, 20% का उस कंपनी में शेयर होल्डर आदिवासियों को बनाना है। ये जब तक इस देश में नहीं होगा तब तक ये गौरव सम्मेलन वगैरह कुछ होने वाला नहीं है। अरे किस गौरव की बात करते हैं? हम तो 20 साल 25 साल से कहते हैं, हमारी तो संस्कृति और सभ्यता ही इतनी अच्छी है कि उससे आदिवासियों से सीखना, प्रेरणा केवल आदिवासियों को ही नहीं है, प्रकृति और मानव की बात को सीखना, अरे आदिवासियों से अब बाकी लोगों को सीखने का समय आ गया है। दुनिया के अंदर सबको सीखने का समय आ गया है कि अगर धरती को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, इंसानियत से रहना है, तो आदिवासियों से सबको सीखने का समय आ गया है। ये महत्वपूर्ण बात है। तो साथियों, 2 दशकों से हम कहते आए हैं, क्या कहते आए? गर्व से कहो हम आदिवासी है, गोंडवाना के मूल निवासी है। कहां के वो मूल निवासी है? गर्व से कहो हम आदिवासी है, गोंडवाना के मूल निवासी। ये कहते भारत है। मैंने कहा भारत से पहले गोंडवाना था, भारत से पहले। अब ये कहते हैं कि हम रेलवे स्टेशन का नाम बदलेंगे। अच्छी बात है, बदला, अच्छी बात है, बदला, हम उसका स्वागत करते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। हमारे ट्राइबल वो लेडी हमारी किंग थी, उनके नाम दिया, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। पर मैं मोदी जी से कह रहा हूं, भाई आपकी सरकार भोपाल में भी है, आपकी सरकार दिल्ली में भी है, भाई आपकी सरकार भोपाल में भी है, आपकी सरकार दिल्ली में भी है, और आप कहते आए कि मेरा सीना 56 इंच का है। कहते आए ना मेरा सीना 56 इंच का है, और अब 56 इंच का सीना है। अगर आदिवासियों को गौरवान्वित करना है, और मोदी जी अगर आपको सही में नाक है, अगर आपको सही में नाक है मोदी जी, तो कल जाओ संसद का अधिवेशन बुलाओ, और संसद का अधिवेशन बुला के संविधान का आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 को अमेंड कर दो और लिख दो, इंडिया दैट इज भारत के जगह इंडिया दैट इज गोंडवाना लिख दो। इंडिया दैट इज भारत के जगह इंडिया दैट इज गोंडवाना लिख दो, और ये संविधान में अमेंडमेंट करके 25%, 20% का शेयर होल्डिंग राइट दे दो। मैं आपको मान जाऊंगा कि आपका नाक भी है और आपका सीना 56 इंच का भी है, ये बात मैं मान जाऊंगा। और अगर आप ये नहीं कर सके तो टेप लेके तैयार रहना, विजय मानकर जहां भी इंडिया में आएगा, आपकी छाती 56 इंच की नहीं, 6 इंच के भी लायक नहीं है, ये मैं प्रूव कर दूंगा। अरे ये आदमी कहता है मन की बात, मन की बात। मैं कहता हूं यार कभी अकल की बात भी तो कर। मन की बात, मन की बात। अरे आपके मन में कौन है ये आपको कैसे मालूम? आप अकल की बात तो करो भाई। ये भारत था नहीं, गोंडवाना था, तो गोंडवाना लिखो। ये यूनाइटेड नेशंस कहता है वो इंडिजिनियस पीपल है, उनको राइट दे दो। तो मैं देश के 15 करोड़ आदिवासी समाज के बिहार पर आज मैंने जो कुछ भी कहा, आपके लिए कहा, मानवता के लिए कहा, अधिकारों के लिए कहा, न्याय के लिए कहा। अदरवाइज मुझे मोदी जी में, चौहान जी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये अधिकार होने चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, सच्चाई की बात होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण काम है जिसको मैं कर रहा हूं। अब साथियों, आप लोगों ने मुझे वेलकम किया गोंडवाना के कल्चर से, बहुत अच्छा लगा। हर जगह मैं जाता हूं, देखता हूं, हर जगह कल्चर होता है। हर जगह मैं जाता हूं, मैं देखता हूं कि कितना अच्छा आदिवासियों की सभ्यता है, संस्कृति। लेकिन अब समय आया कि ये जो हम मादर और नगाड़ा यहां बजा रहे हैं, ये जो डांस हम यहां कर रहे हैं, अब समय आया है
कि ये डांस थोड़ा संसद में जाकर किया जाए। मेरी बात को आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं बताइए। ये डांस कहाँ करना है? संसद में जाकर। लेकिन संसद में जाकर ये डांस कैसे करना है? संसद के बाहर नहीं करना है, संसद के अंदर जीत कर जाकर ये डांस करना है और करवाना भी है। ये डांस करना भी है और करवाना है। साथियों, एक बात तो मेरी गंभीरता से सुनिए। मैं भारत का सबसे विद्वान लीडर हूं। 29 साल हो गए, देश और दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो मैंने नहीं कही। देश और दुनिया में शायद ही ऐसी कोई बात है जो विजय मानकर को मालूम नहीं। अगर कोई बात मालूम भी नहीं तो 2 दिन 3 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे मुझे उस बात को पता करने के लिए। ऐ मेरे गोंडवाना के वासियों, गोंडवाना वासियों, मेरे देश के आदिवासी समाज के साथियों, मेरे माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, मेरी एक बात को कृपा करके अच्छे से समझो। ये तो हमारा सभ्यता संस्कृति चलते रहेगी, इसको मिटाने की ताकत किसी काली टोपी में नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अरे कई आए और चले गए। जो प्रकृति से जुड़ा है, जो प्रकृति का अंश है, जो मानवता का प्रतीक है, उसको मिटाने वाला कोई ये इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। इस बात को समझ लो। हमारी संस्कृति सभ्यता को मिटा तो ये नहीं पाएंगे, लेकिन संविधान में और कानून में अगर अधिकार गारंटीड नहीं हुए, सुनिश्चित नहीं हुए, तो ये बाय द पावर ऑफ रूल ऑफ लॉ, बाय द पावर ऑफ स्टेट, बाय द पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड बाय द यूज ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। हम मार्केट इकोनॉमिक्स के खिलाफ नहीं है। हम भी चाहते हैं कि देश में अमीरी आए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि भारत की कंपनी अगर अच्छा बिजनेस करे तो उसमें आदिवासियों को शेयर होल्डिंग राइट मिले। इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं कहना है, और वो जमीन देना है या नहीं देना है आदिवासियों को डिसाइड करने दो। आप डिसाइड नहीं कर सकते, बस इतना ही हमको कहना है। मेरी बात आप कृपा करके एक अच्छे से सुनिए, समझिए। यदि ये काम 10 साल 20 सालों के अंदर, मैं 20 साल भी ज्यादा बोल रहा हूं, 10 सालों के अंदर 2024 और 2029 तक अगर हम अपने सही मेंबर पार्लियामेंट इस आदिवासियों के इंडिजिनस राइट्स के एजेंडे पर यदि जिताकर संसद में नहीं दे सके और मेरे साथ संसद में आपने 5-10 अच्छे लोगों को नहीं जिताया और ये काम करने का मौका जो मेरे आखिरी 20 से 25 साल है, यदि प्रकृति ने साथ दिया तो 20 से 25 साल मेरे पास में है। अगर इसके अंदर ये काम नहीं हुआ तो मुझे इस बात का दुख रहेगा और आशंका भी रहेगी कि ये काम उसके बाद कौन करेगा। ऐसा ना हो कि उसके बाद ये काम करना और मुश्किल हो जाए। और इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं, ये केवल राजनीति का विषय नहीं है, ये जननीति का विषय है, ये आदिवासियों के नीति का विषय है। ये केवल राजनीति का विषय नहीं है, ये जननीति का विषय है, आदिवासियों के अधिकारों की नीति का विषय है। कि भारत के संविधान में इस तरह का सकारात्मक संशोधन हो, पेशा लॉ में संशोधन हो,
फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में संशोधन हो, MMDRA एक्ट, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 में संशोधन हो, DMF रूल्स 2015 में संशोधन हो, कंपनीज एक्ट में 2013 में संशोधन हो, IT एक्ट में लिमिटेड संशोधन हो, लैंड रेवेन्यू कोड एंड पंचायती राज अधिनियम में संशोधन हो। जब ये तमाम संशोधन होंगे उसके बाद जो मैं अधिकारों की बात कर रहा हूँ, ग्राम सभाओं को ये अधिकार दिलाने की बात कर रहा हूँ, आदिवासियों को शेयर होल्डर बनाने की बात कर रहा हूँ, उसके बाद ये काम सुनिश्चित हो पाएगा। और जिस दिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में अमेंडमेंट हो जाएगा उसके बाद मेरा काम पूरा होगा, क्योंकि ग्रेट गोंडवाना बनाने की शुरुआत हो जाएगी। मेरा ग्रेट गोंडवाना ये वैज्ञानिक होगा, प्राकृतिक होगा, मानवतावादी होगा और विकसित गोंडवाना होगा। एक ऐसा गोंडवाना होगा जहां कोई गरीब नहीं होगा, जहां किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, जहां हर इंसान और हर परिवार जो है वो अपनी स्वतंत्रता से जिएगा और स्वतंत्रता से जीकर सुखी और समृद्ध होगा। ये मेरा ग्रेट गोंडवाना है। ये ग्रेट गोंडवाना बनाना ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। ये आदिवासियों को अधिकार दिलाना ये मेरा और मेरे पार्टी का लक्ष्य है। बाकी भारतीयों के लिए जो करना है वो मैं करूंगा, सबके लिए करूंगा, लेकिन पहले किसके लिए करूंगा? किसके लिए करूंगा? सबके लिए करूंगा। कोई चिंता मत करो, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करने वाला, क्योंकि मोदी जैसा जुमलेबाज मैं नहीं हूं। मैं प्रकृति और इंसानियत को मानता हूं, विज्ञान को समझाऊं, इसलिए मैं नहीं करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए करूंगा जिनको विस्थापित कर गैर आदिवासी बनाने का कोशिश हो रही है। साथियों, इस बात को आप समझें, इस बात को सोच समझकर आप अच्छे से चलिए। 2023 में अच्छे से सुनिए, 2023 में और 2024 में, 2023 में 2024 में हमको मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर एक सही निर्णय लेना होगा, एक सही निर्णय लेना होगा। और मैं आपके बिहाफ पे फिर कह रहा हूं, हमने छत्तीसगढ़ से बीजेपी को ट्राइबल सीटों से असेंबली के आउट किया। झारखंड में शिबू सोरेन जी आए, मेरा भी उसमें कुछ रोल है पीछे से। 15-20% हमने झारखंड में बीजेपी को जीतने नहीं दिया। अब मध्य प्रदेश में मैंने आज पत्रकारों से एक बात कही है, 2 बातें कही है कि मैं मध्य प्रदेश में 2023 में बीजेपी को एक भी एमएलए की सीट ट्राइब के रिजर्व सीट से जीतने नहीं दूंगा। ये मैंने आपके साक्षी से, आपके भरोसे पर कहा है। और क्यों नहीं जीतने दूंगा ये मैं कह रहा हूं, जब तक ये काम जो मैंने कहे वो नहीं होते, मैं इनको देश में चैन से बैठने नहीं दूंगा। कोरोना में 1.5 साल आराम बहुत हो चुका। अब गोंडवाना का आधुनिक रावण देश में खुला आ गया है। जब तक आदिवासियों के जल, जमीन, जंगल, संस्कृति और पहचान के अधिकार ये संविधान और बाकी कानूनों में गारंटीड नहीं होते, मैं इनको एक भी ट्राइबल सीट जीतने नहीं दूंगा। और यदि आपका साथ रहा तो जो हारेगा वो जीतेगा, बाद में डिसाइड होगा। लेकिन इस गोंडवाना की भूमि से सही
एमएलए और एमपी हम जिता कर भेजेंगे। आप अपने इस बात को समझे और आपने मुझे आज इस बड़े गंभीर सम्मेलन में बुलाया, समझा। शॉर्ट बातें हैं, मैं आदिवासियों के ऊपर बहुत बोल सकता हूँ, मेरा इस पर स्पेशल स्टडी है, रिसर्च है, मैं जिया हूँ वो बातों को, लेकिन इससे महान सभ्यता मैंने दुनिया में नहीं देखी, इससे अच्छे लोग मैंने दुनिया में नहीं देखे। ये धरती का मालिक आदिवासी है, जल जमीन जंगल का मालिक आदिवासी है, प्रकृति और मानवता को सजोने वाला आदिवासी है। आदिवासी दुनिया में महान था, महान है, महान रहेगा। भारत गोंडवाना था, गोंडवाना है और गोंडवाना। तो इस बात से जो है मैं कहता हूं कि इतनी बात जो है वो सफिशिएंट है। आपका प्यार मोहब्बत मुझे मिला है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आपका ऋणी रहूंगा। मेरी बात को समझकर ये काम आप पूरे मध्य प्रदेश में करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, और मैं आप लोगों के बीच और भी आते रहूंगा। और अब तो खेल शुरू हुआ है, अभी खेल शुरू हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मोदी जी और शिवराज सिंह जी। आज से खेल शुरू हुआ है, अभी पिक्चर बाकी है। शिवराज सिंह जी और मोदी जी मुलाकात होती रहेगी और मैं भारत को गोंडवाना बना के रहूंगा। ऐसी बात कहते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। देखो कौन आया, देखो कौन आया। विजय मानकर जी जिंदाबाद, विजय मानकर जी जिंदाबाद। देखो कौन आया। 10 बजे की कुछ मर्यादाएं होती है, इसलिए मैं अपनी बात को शॉर्ट कर रहा हूं और आपके प्यार मोहब्बत से आपसे रुखसत ले रहा हूं, विदा ले रहा हूं। जोहार, जय सेवा, मोद वेड़ची गोंडवाना। जोहार, जोहार, जय सेवा, मोद वेड़ची गोंडवाना। जय विज्ञान, जय इंसान, जय मानव अधिकार।